हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वसंत भाग 3 के एमसीक्यू प्रश्नों के ऊपर। और ये सभी प्रश्न ऐसी उम्मीद से बनाए गए हैं और पढ़कर बनाए गए हैं ताकि आगामी जो भी परीक्षा होने वाली है केवीएस टीजीटी की, उसमें आप सभी को अधिक से अधिक लाभ मिले। आप लोग लगातार वीडियोज को फॉलो कर रहे हैं, चैनल को फॉलो कर रहे हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो ये देखकर मेरा भी मनोबल बढ़ रहा है और हमने लगातार पढ़ाई करने के बाद इन सारे प्रश्नों को तैयार किया है। और जैसे ही आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको खुद एक आभास होगा कि बहुत मेहनत से ये प्रश्न बनाए गए हैं और आपको भी एक प्रेरणा मिल सकती है। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म छांटिए। जैसा कि अभी हाल ही में एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पर हमने कोशिश की है। और देखिए ये क्वेश्चन इसी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ही आएंगे। बहुत जगहों पर आप लोग देखते होंगे कि डिजिटल बोर्ड्स का यूज किया जाता है, तो चमकते हुए क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट ही आएंगे। तो ध्यान में रखिए कि इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। निम्नलिखित में से असंगत युग्म छांटना है हमें। ऑप्शन दिया गया है ध्वनि, व्याकरण है, लाख की चूड़ियां कहानी, बस की यात्रा व्यंग, दीवानों की हस्ती कविता। तो यानी कि प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक तरफ पाठ का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ किस विधा में है ये भी नाम दिया गया है। उसमें कौन सा है असंगत? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के दिमाग में आने लगा कि पहला ऑप्शन जो है ध्वनि, ये व्याकरण नहीं है बल्कि कविता के तौर पर है। और आपने अगर वसंत भाग 3 पढ़ा होगा, शॉर्ट नोट्स देखा होगा, तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये निराला द्वारा लिखी गई कविता है। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संगत युग्म छांटिए। अभी तक जो सवाल आया था वो असंगत का था, अब आ गया कि संगत युग्म छांटिए। ऑप्शन दिया गया है चिट्ठियों की दुनिया जवाहरलाल नेहरू, भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर, क्या निराश हुआ जाए महावीर प्रसाद द्विवेदी, कामचोर मन्नू भंडारी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से संगत कौन है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये पाठ लिखा गया है, ये रचना लिखी गई है। बाकी जितने भी हैं वो क्या है, असंगत हैं, यानी कि सही नहीं है। आपके दिमाग में ये भी आ गया होगा कि चिट्ठियों की दुनिया अरविंद कुमार सिंह, क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कामचोर नाम की जो कहानी है वो है इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई। तो तुरंत आप अपने दिमाग को थोड़ा सा इधर उधर जरूर दौड़ाकर जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं कैच करने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, कविता, उपन्यास। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि विधागत सवाल पूछे गए हैं कि किस विधा में है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कविता। और ये किसकी कविता है? जया जादवानी की। तो इसको भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि इस बार विधा पूछा गया है, आगे पूछ लिया जाए कि ये किसकी कविता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रदीप तिवारी, सुदामा चरित तुलसीदास, पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी, बाज और सांप निर्मल वर्मा। तो अगर आपने वसंत भाग 3 अच्छे से पढ़ा होगा, लगातार इस चैनल को फॉलो किया होगा, तुरंत आपके दिमाग में सही प्रश्न आने लगा होगा। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, सुदामा चरित, जो कि तुलसीदास की रचना न होकर नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई है। तो इसको ध्यान में रखिए। और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हो क्या है, सब क्या है, संगत है। ठीक है, तो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन ऑप्शंस को भी ध्यान में रखिए। आगे आप देखेंगे कि मैंने कुछ व्याकरण के क्वेश्चंस को भी इसमें रखा हुआ है। एक तरीके से ये प्रयोग है और आगे पर रिसर्च करने का एक ये भी प्रभाव पड़ा है कि समय समय पर प्रयोग करने का मन करता रहता है। अगला प्रश्न है कि जहां पहिया है किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, रिपोर्टाज, कहानी। तो जहां पहिया है आपने पढ़ा होगा तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, रिपोर्टाज। जहां पहिया है ये किस विधा में है? रिपोर्टाज विधा में है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत है। अकबरी लोटा निबंध, पानी की कहानी निबंध, टोपी कहानी, बाज और सांप कहानी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 तरीके की विधाएं भी दी गई हैं यहाँ पर, बल्कि दो विधाओं को ही दोनों ऑप्शन में रख दिया गया है, कहानी कहानी और निबंध निबंध। तो असंगत हमें छांटना है।
तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए अकबरी लोटा। आपने क्या पढ़ा? कहानी के रूप में। अन्नपूर्णा सिंह नाम के कहानीकार हैं, अन्नपूर्णानंद वर्मा इनके कहानीकार हैं, अकबरी लोटा। तो ये क्या हो गया? कहानी हो गई। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं वो सब क्या है? संगत है। और उसी पैटर्न पर है, नीचे अगर लगातार 3 सही हो रहे हैं तो ऊपर एक ठो गलत हो जा रहा है, अगर ऊपर 3 लगातार सही हो रहे हैं तो नीचे एक ठो गलत हो रहा है। तो इस टाइप से भी आप जाकर अगर केबीएस का एग्जाम देंगे, टीजीटी का, तो आपको लगेगा कि आप अनुराग हिंदी एकेडमी को ही वहां पर देख रहे हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि टोपी कहानी के कहानीकार कौन है? टोपी कहानी के कहानीकार कौन है? तो प्रश्न में एक चीज बता दिया गया है कि टोपी नाम की जो रचना है वो क्या है? कहानी है। उसके कहानीकार कौन है? ऑप्शन दिया गया संजीव, सृंजय, रामचंद्र तिवारी, निर्मल वर्मा। तो आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा। बिल्कुल, कई बच्चों के दिमाग में इसका सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन बी सृंजय द्वारा लिखी गई है टोपी कहानी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कुछ व्याकरण के प्रश्नों को भी बीच बीच में डाला गया है, और ये सभी जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी की किताब पर आधारित है। क्योंकि जब हमने वसंत भाग 3 का अध्ययन करना शुरू किया और एलडीसी का क्वेश्चन पेपर आप सभी को सॉल्व कराया था, तो बहुत सारे प्रश्नों को मैंने देखा कि ये तो सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही उठा लिया है, तो इसलिए हमने गंभीरता से अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। इसमें जो रेखांकित पद है हरे हरे, ये क्या है? ऑप्शन दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो रेखांकित पद हरे हरे क्या होगा यहाँ पर? सही जवाब है, कई बच्चों के दिमाग में इसका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, विशेषण है। हरे हरे क्या हो गया? विशेषण। और जो इसमें पात शब्द है या फिर गात शब्द है, आप देखेंगे एलडीसी का पेपर पीजीटी या टीजीटी का किसी में आया हुआ है, तो वहां पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इस बार हमने चेंज कर दिया। यही तो है प्रैक्टिस। तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये विशेष्य हो गया, और जो हरे हरे शब्द है वो क्या है? विशेषण है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक, यमक, श्लेष। तो 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 बेर और 3 बेर, खाती खाती दो बार आया हुआ है, तो इसका आप देख रहे हैं कि 3 बेर से ज्यादा यहाँ पर अर्थ इसका लगाना है। तो कौन सा अलंकार है? कई विद्यार्थियों के मन में आ गया होगा कि मैंने तो लगा दिया है, अब अगले क्वेश्चन को आप पढ़िए। बिल्कुल सही है, सही जवाब है ऑप्शन सी, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है हिंदी में विशेषणों की संख्या कितनी मानी गई है? बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन अगर इसका जवाब आपको नहीं आएगा तो यही प्रश्न आपको पहाड़ से कम नहीं नजर आएगा। विशेषणों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5, 6। तो कुल इसकी संख्या कितनी है? 4 है। हिंदी में विशेषणों की संख्या 4 है। आगे बात करते हैं कि बदलू किस कहानी का पात्र है? अगर आप कहानियों को पढ़े होंगे वसंत भाग 3 में जितनी भी लगी हैं, तो इसमें बदलू नाम का एक पात्र आया हुआ है, जिसको कई बार बदलू मामा और जो लेखक है उसको बदलू काका भी कहता है। कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में वो कहानी आ गई होगी। ऑप्शन दिया गया है लाख की चूड़ियां, कामचोर, बाज और सांप, अकबरी लोटा। तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितनी भी रचनाएं ऑप्शन में दी गई हैं सभी कहानी है। तो एक चीज तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, लाख की चूड़ियां में है बदलू। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि बदलू व्याकरण की दृष्टि से है, बदलू व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो बदलू क्या हो गया यहाँ पर? सही जवाब है ऑप्शन ए, संज्ञा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है। जब आप संज्ञा पढ़ेंगे तो वहां पर संज्ञा के भेदों को भी बताया गया कि 5 भेद होते हैं, और एनसीईआरटी की किताब में जब आप देखेंगे तो वहां पर 3 ही भेद की चर्चा की गई। ठीक है, तो अभी इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी व्याकरण में इसके कुल 5 भेदों की चर्चा की गई। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा भेद नहीं है। ऑप्शन दिया गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, कथावाचक। तो संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है? तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने तो कथावाचक कभी पढ़ा ही नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी। बाकी तीनों को ध्यान में रखिए कि ये संज्ञा के भेद के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से ऊपर जो विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा की गई थी, तो उनको भी आप अपने स्तर पर जरूर ध्यान में रखिए, जो चारों हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लाला रज्जू, आम, कांच, गाय इत्यादि किस संज्ञा के उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, परिमाणवाचक।
तो देख रहे हैं आप धीरे धीरे संज्ञा का जो असली भेद है वो आपके सामने 4 ऑप्शन तो यहाँ पर दिख रहा है। अब ये जो शब्द दिए गए हैं लाला, रज्जू, आम, कांच, गाय, ये किस टाइप की संज्ञा है? क्योंकि आप जब पुराना क्वेश्चन पेपर देखेंगे एलडीसी का, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी का, तो इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या है सब? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि किस संज्ञा के उदाहरण है? ठीक उसी पैटर्न पर यहाँ पर सवाल है, लेकिन शब्द चेंज हो गए हैं और इसका उत्तर भी चेंज हो जाएगा। सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता किस संज्ञा के उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में आने लगा है, सही जवाब है ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला प्रश्न है चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार इत्यादि किस संज्ञा के उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक। चारों ऑप्शन सेम टू सेम है, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो अलग होगा। कई विद्यार्थियों ने इसका उत्तर पकड़ लिया है, सही जवाब है ऑप्शन बी, जातिवाचक। तो तीनों तरीके के जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे और संज्ञा के अलग अलग उदाहरण दिए थे, उसको आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिए। बाकी आत्मीय लगाव के साथ जुड़े रहिए, बहुत आनंद आने वाला। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न है कि वसंत भाग 3 में लगे पाठ बस की यात्रा के संदर्भ में सही नहीं है। बस की यात्रा, जैसे ही ये टॉपिक आपने सुना होगा तुरंत आपके दिमाग में इसके राइटर का नाम आ गया होगा। अब इस यात्रा को जब पढ़ेंगे, इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही दिया गया है। अब उसी पर आधारित क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें 5 मित्रों ने यात्रा तय किया था। शाम 4 बजे की बस से यात्रा शुरू हुई थी। पन्ना से सतना के लिए बस रवाना हुई थी। बाद में भोपाल की ट्रेन से उसे मिला देती। तो यहाँ पर सही नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या हो गया? सही नहीं है। भोपाल के स्थान पर क्या होना चाहिए था? जबलपुर होना चाहिए था। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तभी ठीक से इसको समझ पाएंगे कि भोपाल से जबलपुर क्यों हो गया, क्योंकि जबलपुर से जाकर ट्रेन पकड़ना था। ठीक है, तो ये था बस की यात्रा और इसके लेखक कौन थे? हरिशंकर परसाई। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। यह कथन किस लेखक द्वारा कहा गया है? ठीक है, यहां पर उमर होना चाहिए था। बस को देखा तो श्रद्धा उमर पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। यह कथन किस लेखक द्वारा कहा गया? ऑप्शन दिया गया हरिशंकर परसाई, दयाशंकर परसाई, शिव शंकर परसाई, जटाशंकर परसाई। तो अभी तक तो इन तीनों परसाइयों के बारे में न मैं जानता हूं ना आप सभी जानते हैं। ये केवल ऑप्शन को इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट किया और उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी जब से ये निकल गया है कि 13 तारीख को एग्जाम है और 17 तारीख को एग्जाम है, अलर्ट हुए हैं उनके लिए। हालांकि उसमें भी कई विद्यार्थी तेज तर्रार होंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है फर्स्ट क्लास शब्द के संदर्भ में सही है। फर्स्ट क्लास शब्द दिया गया है, इसके संदर्भ में क्या सही है? क्लास का विशेषण है फर्स्ट, फर्स्ट का विशेषण है क्लास, क्लास और फर्स्ट एक दोनों के विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो सही कौन सा है इसमें? ऑप्शन फर्स्ट क्लास शब्द दिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लास का विशेषण है फर्स्ट। यानी क्लास का विशेषण क्या है? फर्स्ट है। जब आप यात्रा करते हैं तो उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास इस तरीके से होता है, जनरल बोगी भी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि फर्स्ट क्लास किसका उदाहरण है? फर्स्ट क्लास किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया गया है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और जिन विशेषणों की मैं चर्चा कर रहा था कि आप लोग अलग से तैयारी कर लीजिएगा कि वो चारों विशेषण कौन है, संयोग से इस ऑप्शन में वो सभी मौजूद है। तो आपको अब मेहनत भी नहीं करना है, तुरंत इसको दिमाग में रख लेना है। तो फर्स्ट क्लास किसका उदाहरण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर। सही जवाब है ऑप्शन सी, संख्यावाचक। क्योंकि फर्स्ट क्लास क्या है? संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, फर्स्ट जो शब्द है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। महान आदमी में कौन सा विशेषण है? महान आदमी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो महान आदमी में कौन सा विशेषण हो गया? सही जवाब है गुणवाचक। क्योंकि जो महान शब्द है वो आदमी की
गुण के बारे में बताया जा रहा है, आदमी के गुण के बारे में महान शब्द संकेत कर रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले। तो ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, रामचंद्र वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जो पंक्तियां हैं आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ये तो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है। और वो कौन सी कविता है? वो कविता है कि, कविता का नाम है, कमेंट्स कर कर जरूर आप लोग इस कविता का नाम बताइएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये कविता चल रही है। हम दीवानों की क्या हस्ती, ठीक है, हम दीवानों की क्या हस्ती। तो उसी से पंक्ति उठा ली गई है यहां से। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। पत्र से रिलेटेड आपके पाठ्यक्रम में एक पुस्तक एक चैप्टर लगा हुआ है, ठीक है, और उसी में है चिट्ठियों की दुनिया। चिट्ठियों की दुनिया नाम से एक चैप्टर है और उसमें पत्र के अलग अलग भाषा में क्या कहा जाता है पत्रों को वहां पर लिखा गया है, और इस पर आधारित केबीएस में क्वेश्चन आ भी चुका है एलडीसी में। तो खत, पत्र को खत कहा जाता है उर्दू में, कागज कन्नड़ में, उत्तरम तेलुगु में, कणित तमिल में। तो चारों भाषाओं के बारे में दिया हुआ है। अब इसमें से असंगत हमें बताना है। असंगत कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, बहुत माइनर से असंगत हुआ है, केवल एक ध्वनि के चेंज होने से, ठीक है। कागज की जगह पर क्या हो गया? कागद। अगर कागद रहता तो कन्नड़ हो जाता। बाकी तेलुगु में उत्तरम, तमिल में कणित कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट करके अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि उस चैप्टर में इस चीज की बात की गई है। और कई पत्रों के बारे में, जैसे पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, ठीक है, निराला का है, इस टाइप से उदाहरण दिया गया उसमें। अगला प्रश्न है, पिता के पत्र पुत्री के नाम के लेखक हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम, ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया कि इसको तो हमने पढ़ा था। सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और किसको उन्होंने, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को ये पत्र लिखते थे और इसका जिक्र उन्होंने भारत की खोज इत्यादि में किया है, ठीक है। तो जब ये जेल में रहते थे, खासतौर से कई बार ये स्वतंत्रता सेनानी लोग थे तो जेल में भी जाते थे, वहां से इन्होंने इस चीज को लिखा था। तो ध्यान में रखना है, आपको यहाँ से एक नंबर उठाना है, बाकी तो पढ़ाई चलती रहती है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि महात्मा और कवि के नाम से पत्राचार निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ है? महात्मा और कवि नाम से किन दो व्यक्तियों के बीच में पत्राचार हुआ है? ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और हरिवंश राय बच्चन, महात्मा गांधी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महात्मा गांधी और माखनलाल चतुर्वेदी। तो एक चीज तो आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी सब में कॉमन है, बाकी लोग बदलते जा रहे हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में जो पत्राचार हुआ है उसका नाम है महात्मा और कवि। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्यापारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? व्यापारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन दिया गया है रिक, इक, पारिक, वी। तो कौन सा इसमें प्रत्यय है? सही जवाब है ऑप्शन बी, इक प्रत्यय लगा है व्यापारिक में। बाकी यहां पर देखिए सब इधर उधर ऑप्शन में दिया गया था, वी तो बिल्कुल नहीं है, वी किसी भी शब्द के पहले लगता है, ये उपसर्ग के तौर पर है। बाकी सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, यह हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है रविंद्र, संग्रहालय, महात्मा, महेश। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, महेश, जो कि दीर्घ संधि न होकर गुण संधि है। बाकी आप देख रहे हैं कि तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सब दीर्घ संधि के उदाहरण है, जिसको कि आपको आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, भगवान के डाकिये के रूप में माना गया है पक्षी और बादल, पहाड़ और बादल, पानी और धुआं, पहाड़ और पानी। तो जब आप भगवान के डाकिये नाम की कविता पढ़ेंगे, और जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि ये कविता है, तो इसके कवि भी आपके दिमाग में आ गए होंगे। बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में आ गए हैं, आप लोगों की अच्छी तैयारी चल रही है। भगवान के डाकिये के रूप में माना गया है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, पक्षी और बादल को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे
एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यह कथन किस कवि द्वारा कहा गया है? भगवान के डाकिए नामक कविता से इसको उठाया गया है यहाँ पर। तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा। फिर भी क्वेश्चन का हम जो ऑप्शन दिए हैं उसको पढ़ देते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर भगवान के डाकिए नामक कविता में लिखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है पक्षी और बादल के माध्यम से। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी है। कई बच्चे हैं जो कि जब से डेट घोषित हुई है तब से वो परेशान से हो गए हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कई बच्चे तो कमेंट्स लिख रहे हैं कि रोज 100 क्वेश्चन आप इसका प्रैक्टिस करवाइए, जबकि मैं लगभग 2 माह से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के साथ, वन लाइनर शॉर्ट नोट्स के साथ, और जो भी जिस तरीके से बताया जा सकता है। माथा पच्ची अभी नया नया लॉन्च हुआ है, तो सभी के माध्यम से आप सभी का मनोबल ही बढ़ाया जा रहा है। अब किसी की नींद परीक्षा के 2 दिन पहले खुलती है तो उससे मैं क्षमा मांग ही सकता हूँ, बाकी उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो भी विद्यार्थी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लगातार जब से फॉर्म निकला हुआ है, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से ये बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग अनुराज हिंदी एकेडमी में मेहनत से पढ़ाई किए हैं और खुद से प्रेरित होकर किए हैं। ना आपने कोई दक्षिणा दान दिया, ना कुछ, जो भी समय लगाया है वही है। तो ये पंक्ति किसकी है, कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र तिवारी, हरिशंकर परसाई। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने पढ़ा था हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, उनके ललित निबंध से ये लिया गया है, क्यों निराश हुआ जाए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिया गया है पर, चरम परम, ठीक है, यहां पर चरम परम, भेरु बेबस, दिन रात, प्रतिदिन। तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। और बाकी जो भी समास दिए गए हैं ये सब आगे की परीक्षा में आ सकते हैं। मुझे जहां तक एक एक्सपर्टीज की नजर से दिख रहा है कि जो भी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है वही एक तरीके से व्याकरण भी दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। उपरोक्त पंक्तियों के कवि कौन है? ऑप्शन दिया गया रैदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो इसका जो सही जवाब है, आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने कबीर दास के एक तरीके से चैप्टर में इस चीज को पढ़ा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये एक तरीके से हमारे लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है ना। सारी चीजों से ऊपर उठ के आपको जहां पर ज्ञान मिल रहा है उस चीज का आपको लाभ उठाना है। सही जवाब हो गया कबीरदास। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाना व्याकरण के दृष्टिकोण से कैसा परिवर्तन है? मन से मनवा हो गया या मनुआ हो गया, कई बार कविताओं में आप इसको पढ़ते हैं। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से ये कैसा परिवर्तन है, क्योंकि व्याकरण में परिवर्तन भी होता है। ऑप्शन दिया गया उच्चारण परिवर्तन, शब्द परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन, पद परिवर्तन। जब आप विशुद्ध रूप से भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पर भी भाषा परिवर्तन पढ़ा जाता है। कई विद्यार्थियों को याद आ गया होगा कि एमए के दिनों में या फिर बीए के दिनों में भाषा विज्ञान के पेपर में वो सब पढ़े होंगे। अर्थ परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन, शब्द परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ध्वनि परिवर्तन। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है कि मन से मनवा, मनुआ इत्यादि जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, कैसा परिवर्तन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्चारण परिवर्तन। कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा होगा शब्द परिवर्तन है, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उच्चारण परिवर्तन। ये जब आप गंभीरता से पढ़ेंगे तभी ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। बाकी आप लोग जब से जुड़े हैं आप लोग मेरे इंटेंशन को अच्छे से पहचानते होंगे, क्योंकि मैं रम जाता हूं और मुझे असाध्य बीड़ा वाला चैप्टर याद आता है जो अज्ञेय द्वारा है कि मैं तो स्वयं में लीन हो गया, मेरा कोई इसमें योगदान नहीं है, तो लीन होकर मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगला प्रश्न है कि धूली बेधूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थानों पर पिल पड़े, इस वाक्य के रेखांकित पद में क्या है? रेखांकित पद दिया गया है, उसमें बे शब्द क्या लगा हुआ है ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, उपसर्ग है। बे क्या है? उपसर्ग है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, कामचोर किस विधा की रचना है? कामचोर किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। तो आपने अगर वसंत भाग 3 अच्छे से पढ़ा होगा और
विषय सूची को ठीक से देखा होगा, तुरंत आपके दिमाग में ये प्रश्न का उत्तर आने लगा होगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि ये तो हमने पढ़ा था कहानी। ठीक है, कामचोर कहानी है। इसके पहले इसके लेखक के बारे में हमने बता दिया। अच्छा, नीचे क्वेश्चन भी आ गया, कामचोर कहानी की लेखिका है, यानी कि कोई महिला ही लिखी है इसको। ऑप्शन दिया गया कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, इस्मत चुगताई, उषा प्रेमदा। तो इसका जो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी, इस्मत चुगताई द्वारा लिखा गया है कामचोर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। यह कथन वसंत भाग 3 के किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया है जब सिनेमा ने बोलना सीखा, कामचोर, लाख की चूड़ियां, बस की यात्रा। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पहला ही वाक्य है, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। बाकी आगे सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। आमतौर पर जब आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थोड़ा सा भी आप इधर उधर हुए तो ये तलवार की धार पर चलने जैसे प्रश्न होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, वह कौन सा वर्ष था? पहली बार भारत के सिनेमा जगत में सिनेमा ने बोलना सीखा था। ऑप्शन दिया गया है 14 मार्च 1931, 15 मार्च 1931, 16 मार्च 1931, 17 मार्च 1931। तो 14, 15, 16 मार्च, 17 मार्च और 1931 दिया गया है। तो जब तक एकदम से फैक्चुअल तरीके से ये आपको याद नहीं होगा तब तक इसका सही जवाब देना मुश्किल है। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए। कई विद्यार्थी इसको सही जवाब दे चुके होंगे। ऑप्शन ए है 14 मार्च 1931, जिसका नाम है आलम आरा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा भारत के अलावा किन देशों में पसंद की गई? जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आलम आरा भारत में तो पसंद की ही गई, विदेशों में भी इसको पसंद किया गया। ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, बर्मा, पश्चिमी एशिया, उपयुक्त सभी। तो ये जानकारी के लिए क्वेश्चन मैंने बनाया था। सही जवाब है ऑप्शन डी। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के अलावा आलम आरा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिमी एशिया में भी पसंद की गई थी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ऑप्शन दिया गया रामचरितमानस, सुदामा चरित, रामचंद्रिका, सूरसागर। तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, बचपन के दिनों में भी हम अलंकार पढ़ते थे तो इसको याद करते थे और एकदम से रट लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझना है, सही जवाब है ऑप्शन बी, सुदामा चरित। और जैसे सुदामा चरित मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में इसके रचयिता का नाम भी आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार परीक्षा में आ भी जाए। चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, ये पंक्ति दी गई है सुदामा चरित में ही। पूछा गया कि यह कौन किससे कह रहा है? चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, कृष्ण सुदामा से, सुदामा कृष्ण से, सुदामा द्वारपाल से, द्वारपाल सुदामा से। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, कृष्ण सुदामा से ये बात कहते हैं। जब सुदामा उनके महल में पहुंचे हुए हैं, उनके पास पहुंचे हुए हैं, तो वहां पर ये बात कही जा रही है। कृष्ण हंसते हुए कहते हैं सुदामा से। अगला जो प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन दिया गया संदेह अलंकार, अनयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो जैसा कि मैंने बताया कि सभी लोग, मुझे मिलाकर सभी लोग इसको रट चुके होंगे बचपन के दिनों में ही। सही जवाब है ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति अलंकार। बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई यहाँ पर। हो सकता है कई विद्यार्थी बोल सकते हैं कि प की आवृत्ति हुई है, लेकिन जो इसका मेन यहाँ पर मकसद था पूछने का वो अतिशयोक्ति अलंकार से है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि जहां पहिया है पाठ के संदर्भ में सही नहीं है। जहां पहिया है, जो पाठ लगा हुआ है, उसके संदर्भ में हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। यह एक सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है, यह महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, फातिमा इसकी एक प्रमुख पात्र है, यह संस्मरण है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि शुरू में ही हमने एक क्वेश्चन में बताया है कि ये रिपोर्ट ताज विधा में लिखा गया है। बाकी सारी चीजें हैं, ये तमिलनाडु के एक गांव से रिलेटेड है। वहां की जो महिलाएं हैं साइकिल से
आंदोलन में उतर पड़े हैं, इसीलिए महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। फातिमा एक टीचर के तौर पर है इसमें, और प्रमुख पात्र भी है, और ये रिपोर्ट ताज है। अब आपके दिमाग में इसके लेखक का नाम स्वतः आ जाना चाहिए, आपके लिए मैं स्पेस छोड़कर आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, लाला झाऊलाल और बिलबासी किस कहानी के पात्र हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया है कामचोर, अकबरी लोटा, बस की यात्रा, कंचा। तो लाला झाऊलाल और बिलबासी किस कहानी के पात्र हैं? आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने तो पढ़ा था अकबरी लोटा नामक कहानी में। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह का असंगत युग्म है? देखिए बीच बीच में मैंने व्याकरण का तड़का लगाया हुआ है और आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आपका दिमाग पहले फिर टेक्स्ट पे जा रहा होगा, फिर व्याकरण पे चला जा रहा होगा। तो ये सब 100 क्वेश्चन के बराबर है, चाहे आप 100 करिए चाहे 50 क्वेश्चन करिए। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर भी नहीं होता है और आपको आनंद भी आता है। और जब आपको आनंद आएगा तो आपका उत्साहवर्धन होगा। इस चीज को पढ़ने के लिए आप समय निकालकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उत्साह निबंध जरूर पढ़िए। इसमें बार बार इस चीज पर जोर दिया गया है कि जिस काम में आनंद की अनुभूति होती है वही उत्साह होता है, वरना जबरदस्ती अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो उत्साह के रूप में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर बातों ही बातों में आप लोगों ने ऑप्शन को पढ़ लिया होगा। ऑप्शन ए में दिया था चंद्रमा, शशि, इंदु, राका इसके पर्यायवाची के तौर पर, तो आप देख रहे हैं कि क्या इसमें सभी सही है। मधुकर, भ्रमर, भंवरा, मधु ये भी सही है। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर ये भी सही है। कमल, पंकज, नीरज, नीरद इसमें एक जो पद है वो क्या हो गया है? गलत हो गया। इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। नीरद मतलब क्या होगा? बादल हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको केबीएस में देखने को मिलेंगे। एक एक्सपर्टीज के तौर पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है और ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पर होना चाहिए था, कौन सा युग्म विपरीतार्थक शब्दों के दृष्टिकोण से असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम शब्दों के दृष्टिकोण से असंगत है? ऑप्शन दिया गया दिन रात, श्वेत श्याम, शीत उष्ण, जागरण जागृत। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि असंगत में कौन सा आ गया? ऑप्शन डी आ गया। बाकी दिन रात एक दूसरे के विलोम है, श्वेत श्याम हो गया, शीत वर्ण ये सब क्या है? शीत उष्ण, ये सब तीनों सही है। जागरण जागृत क्या है? गलत है। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए जागरण का विलोम क्या हो सकता है, इसको जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। स्पेस छोड़ रहा हूं, आगे चलता हूं। आगे बात करते हैं, वसंत भाग 3 के अंतर्गत विज्ञान विषयक विषय पर आधारित कौन सा पाठ है? वसंत भाग 3 में एक ऐसा पाठ है जो विज्ञान विषय पर आधारित है। और ऐसे आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो पूरी पुस्तक में अलग अलग कक्षाओं में कोई ना कोई एक चैप्टर जरूर विज्ञान पर आधारित है। तो इसमें कौन सा है वसंत भाग 3 में? ऑप्शन दिया गया लाख की चूड़ियां, अकबरी लोटा, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, पानी की कहानी। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, पानी की कहानी, जो कि रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, यह कथन बाज और सांप पाठ से उद्धृत है। यह किसका कथन है? तो प्रश्न में यह बता दिया गया कि ये जो कथन हमने लिया है वो बाज और सांप नामक पाठ से लिया है। जैसे मैं बाज और सांप बोल रहा हूं आपके दिमाग में इसके राइटर का नाम तुरंत आ गया होगा कि कौन है। ठीक है, तो तुरंत आप थोड़ा सा माथा पच्ची करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, नहीं तो रटी रटाई चीजें बहुत ज्यादा सुख नहीं देती हैं, हमेशा दुख ही देती हैं। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसका कथन है। ऑप्शन दिया गया बाज, सांप, आकाश, धरती। सही जवाब है ऑप्शन बी, सांप इस बात को कह रहा है। और सांप बहुत कम होते हैं जो इस तरीके के कह रहे हैं। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, सांप बाज से कहता है। अच्छा, निर्मल वर्मा की जो कहानियां होती हैं यहाँ पर सवाल भी उठ जाता है कि बाज और सांप जो एक दूसरे के मतलब शत्रु टाइप के हैं, फिर भी कहानीकार ने इनको एक शीर्षक में जोड़ा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गवरैया और गौरा नामक पात्र किस कहानी से संबंधित है? गवरैया और गौरा, ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, तो ये दोनों पात्र किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया पानी की कहानी, टोपी, चिड़िया के बच्चे, कामचोर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? कई विद्यार्थी इसका सही जवाब दे दिए हैं, ऑप्शन बी, टोपी। टोपी जो कहानी है उसमें गौरैया और गौरा को पात्र के रूप में बताया गया है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि यह राजा तो डरपोक है,
नीरा डरपोक मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन देखने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि और टोपी भी यहाँ है, तो टोपी कहानी से एक कथन सीधे सीधे उठाया गया है। तो किसका कथन है ये यहाँ पर हमें बताना है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन। ऑप्शन में पढ़ देता हूं, गवरैया, गवरा, धुनिया, सिपाही। तो किसके द्वारा है? यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। सही जवाब है ऑप्शन ए, गवरैया। ठीक है, तो कई बार कहानियों में जो संवाद होते हैं उनसे भी सवाल आ जा रहे हैं, तो आप उसको ध्यान में रखिए। इस तरीके से हमने कुल 50 प्रश्नों पर आप सभी से डिस्कशन किया, एक प्रैक्टिस के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि पाठ और हिंदी व्याकरण दोनों के मिश्रण रूप को आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बच्चे लगातार फॉर्म निकलने के साथ तैयारी कर रहे हैं उनको तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जैसे ही परीक्षा हॉल में जाएंगे उनको सेम टू सेम यही सारे प्रश्न वहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को मैंने खुद पढ़कर आप सभी के लिए बनाया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ कोई टीम नहीं है, और जब टीम रहती है तो ज्यादा वहां पर घालमेल होने की संभावना रहती है। आज जब एक व्यक्ति कोई चीज बनाता है तो उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो प्रामाणिकताओं और तथ्यों को ठीक से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। नहीं तो वरना आप कई जगहों पर देखेंगे कि पढ़ाने वाला कोई है, मैटर तैयार करने वाला कोई है और हल्ला करने वाला कोई है। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, वही पढ़ाता भी है, वही मैटर भी बनाता है, वही आपको मोटिवेट भी करता है, सब कुछ करता है। तो उम्मीद है कि मुझसे जुड़कर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और लगातार जुड़े रहिए। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं और जब तक ये सांसें चल रही हैं, पढ़ाने में आनंद आ रहा है तो उत्साह वर्धन आप लोग करते रहिए, क्योंकि आप सभी के उत्साह वर्धन की काफी जरूरत होती है, मुझे भी और मेरे तरफ से आप सभी को भी। तो उम्मीद है कि दोनों लोग मिलकर उस मंजिल तक जरूर जाएंगे जो कि मैं चाहता हूं कि आपको पहुंचा दूं और आप चाहते हैं कि मैं पहुंच जाऊं वहां। तो जब दोनों लोग राजी हैं तो काम क्यों नहीं होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।